नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है जनरल स्टडीज। इसके हमने पहले 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि कल से आपके जो यूपीपी के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जामिनेशन है वो 22 तारीख से आपके स्टार्ट हैं। ठीक है, तो आपकी ये आज की लास्ट क्लास होने वाली है जनरल स्टडीज की। इसके अलावा और भी जितनी भी क्लासेस हैं हमारे चैनल पर चल रही हैं, जिसे आप TFC 1423 सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, उनके सबके प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7, उसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, 2018 में अमरनाथ यात्रा में एक CRPF द्वारा मोबाइल सहायता स्टार्ट की थी, तो उसके केंद्र का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये बेस हो गया 2018 पे। ठीक है, अमरनाथ मंदिर का इस बार चांसेस है पूछने के आपसे जो आपका राम मंदिर है। ठीक है, राम मंदिर से रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन या फिर एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो चर्चा का विषय रहा था और उस समय पे उसका इनॉग्रेशन हुआ था जिस समय पे आपका एग्जाम था 22 फरवरी जनवरी में, इसलिए उसमें क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको उसका क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि राम मंदिर की जो मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन है, जैसे योगीराज अरुण है या अरुण योगीराज है। ठीक है, और मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161। और ऐसे ही अन्य जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, साथी। ठीक है, तो क्या नाम रखा था मोबाइल सहायता केंद्र का? साथी। ठीक है, इसी तरह का आपसे राम मंदिर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो एक चर्चा का विषय रहा था। ठीक है, जन्मभूमि। ठीक, या जन्मभूमि राम मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में। इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपने व्यापारिक संधि को नवीनीकृत कर दिया है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? तो कौन सा है वो, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपके शायद रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें ना रखें। लेकिन अगर ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज है तो करंट पे आपको अपना जो पूरा है वो केंद्र करके रखना है। इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है, इस बार जो ओलंपिक हुए हैं आपके, उसके स्वर्ण पदक एक बार देख जाना। हालांकि उम्मीद नहीं है, क्योंकि शायद आपके पेपर जो है बन चुके होंगे ओलंपिक से पहले ही। ठीक है, तो शायद बस इतना पूछ ले कि अगले जो होने वाले ओलंपिक हैं, जो ओलंपिक चल रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जब पेरिस में जो ओलंपिक चल रहे हैं इनके बारे में आपसे केवल इतना पूछ सकता है कि वो कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है कि 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 132 जीते थे। आपको भारत के भी ध्यान में रख के जाने हैं कि भारत ने इस बार कितने पदक जीते हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि पेपर आपके बन चुके होंगे और ओलंपिक तो अभी शायद चल ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल हाई कोर्ट कोर्ट है वो कौन से देश में है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। 4 क्वेश्चंस ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नीदरलैंड है, USA है, UK है और जर्मनी है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नीदरलैंड। तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? वो है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है बीज में, जायंग में, पुष्प केसर में या फिर फूल में? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे होता है? डी, फूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटने सुरक्षित रूप से
किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें डैश वाच्य होता है जो स्वभाव में जहरीला होता है। ठीक, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पारे की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट, पारे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए ऊतक को कहा जाता है, डैश को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो पौधों में पानी जाता है इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है फ्लोएम ऑप्शन नंबर ए, कोलेनकाइम बी, जाइलम सी या फिर डी। जो इसके करेक्ट ऑप्शन है वो सी ही है, जाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प, एक मिनट, चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित विकल्पों में से, ये जो निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। ठीक है, तो उस पौधे का नाम चुनना है जो पुनरुत्पादक बीज पौधा है। ठीक, चलिए, एक गेंदा है, आलू है, ब्रेड मोल्ड है या अदरक है। तो ऑप्शन नंबर 8 का है बी, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधा या जानवर के बिना बनाया गया है एक मानव निर्मित फाइबर है। जो जिस फाइबर की बात चल रही है वो कैसा है, एक मानव निर्मित फाइबर है, मैन मेड है और बिना किसी पौधे और जानवर की सहायता से बनाया गया। ठीक है, जो फाइबर है वो किसके, बिना किसी पौधे और जानवर की सहायता से बनाया गया है। यह कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर था। यह है, ऐसा कौन सा फाइबर है जिसमें ना तो किसी जानवर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ना ही वो किसी पौधे से लिया गया है, ठीक है, ह्यूमन ने बनाया है। इसका इस्तेमाल कोयला, पानी और हवा के इन सब का इस्तेमाल करके इसका जो उत्पादन किया गया है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या वो जैव प्लास्टिक है, गलत, या फिर नायलॉन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, और नायलॉन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिना किसी पौधे या जानवर के उससे बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस, जो आपका विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जितने भी दिवस हैं उनको आपको एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जरूर जाना है, एक बार देख लेंगे, आपके पास लिस्ट होगी, वरना आप नेट पे डालेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। डैश ने अधिग्रस्त चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक, वो कौन है जिन्होंने ग्रहित जो चरित्र है उसकी विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर जो है डी है चार्ल्स डार्विन, सी है गेगर मेंडल, या फिर अगस्ट, या फिर जीन वेस्पिटस लेकमार्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने ही दिया है अधिग्रहित चरित्र का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बूटिंग इंडिया, रियलाइजेशन ए विलियन एक्सप्रेशन एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि रिबूटिंग इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, वो है सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलकेनी, रतन टाटा या विशाल सिक्का। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, नंदन नीलकेनी, ठीक, इनके द्वारा ये जो पुस्तक है रिबूटिंग इंडिया लिखी गई है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। जो पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, कौन सी सिफारिश है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है,
तो ऑप्शन है इसके चार आपको दिख रहे हैं, राजा चेलिय समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, या जीएसटी परिषद, या मनमोहन सिंह आयोग। तो इसके चार ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है, जीएसटी परिषद के द्वारा जीएसटी की पूर्ण रूप से क्या है, सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, जीएसटी परिषद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला साइबर भारत का पहला भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया है। जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। कोची में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, या फिर बेंगलुरु में। ठीक, तो ऑप्शन आपके चार हैं आपके पास, इसमें से है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, बेंगलुरु में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक तो आपका क्वेश्चन हो गया कि 2018 में एशियाई खेल हुए थे। ठीक है, उसमें महिला थी जिन्होंने 3000 मीटर में बाधा दौड़ होती है जिसमें बीच बीच में इस तरह के वो कुछ पैटर्न लगे होते हैं, इनके ऊपर जंप करना होता है। ठीक है, तो उस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था उन्होंने। ठीक है, तो कौन थी, सुधा सिंह थी, तो वो उत्तर प्रदेश की थी। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से थी इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, या उन्नाव। तो इसके चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, वो थी रायबरेली से। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, देखिए, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये आपसे पूछेगा कि संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर यूपी कब कर दिया गया या उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया। एक पूछेगा यूपी दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950 को, नहीं, इस दिन तो आपका जो है संविधान को लागू किया गया था पूर्णतः। ठीक है, जनगण मन को अधिग्रस्त किया गया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें हुई थी 26 जनवरी को, लेकिन 24 जनवरी को जो है आपका क्या जो संयुक्त प्रांत है उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था 1950 में, और 24 जनवरी को ही हम यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त का आपको पता है, 2 अक्टूबर आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। काला नमक चावल की किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें से कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जिसमें काला नमक को जो है एक जिला एक उत्पाद के अंदर एक जिले को दिया गया, उस जिले का आपको नाम बताना है जिसे काला नमक मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है इसके गोरखपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, या गोंडा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सिद्धार्थनगर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, काला नमक इसके पास ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। जो अमीर खुसरो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकता है इनकी उपाधि क्या है, तो इनकी उपाधि है तोताए हिंद। ठीक है, ये वीणा वादक है। ठीक, और इनके निजामुद्दीन औलिया जो है इनके गुरु हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, या फैजाबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एटा। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये अमीर खुसरो, एटा से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। ठीक है, ये बहू बेगम है, इनका मकबरा कहाँ पे है इसके बारे में आपको बताना है। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या फैजाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, फैजाबाद। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस परिषद भारतीय शास्त्रीय गायक को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ठीक है, अप्पा जी, ठीक, किसको बुलाया गया है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गिरिराज देवी प्रसाद, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, गिरिजी गिरिजा देवी प्रसाद को, ठीक है, गिरिजा देवी प्रसाद को अप्पा जी के नाम से
बुलाया जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे योगी जी, वो कौन से संप्रदाय से जो है बिलोंग करते हैं? नागा, कालमुख, नाथ या माधव। ठीक है, तो इसके बारे में आप उनका नाम देख के ही बता सकते हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं? नाथ संप्रदाय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये 4 जिले हैं। ठीक है, उनमें से आपको बताना है किसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। ठीक, यूपी के कौन से जिले की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर की लगती है, बलिया की, बस्ती की या फिर महाराजगंज की? इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो किसके कौन सी लगती है? महाराजगंज की लगती है। ठीक है, नेपाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीक को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन है, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु हरकृष्ण या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह। तो इसके 4 ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, श्री हरि गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्ष में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी? तो इसका क्वेश्चन आपसे 2023-24 के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी आप एक बार देख के जरूर जाएंगे। ठीक है, तो 2017-18 में कितनी थी इसके बारे में बताना है। ठीक, 2017-18 में थी 8.46 मिलियन टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? कौन से सिख थे जिन्होंने सिख का विवाह जो समारोह है उसकी शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? 4 ऑप्शन है, श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आपके दृष्टिकोण में। तो ऑप्शन नंबर बी है, श्री गुरु अमरदास जी हैं, इन्होंने विवाह समारोह की ऐसे स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है या मध्य प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका ए, आंध्र प्रदेश है सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य 2016-17 के अनुसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? व्यापार घाटे की लगभग राशि 2017-18 के अनुसार क्या थी? तो इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 126.80 बिलियन डॉलर, 136.80 बिलियन डॉलर या 146.80 बिलियन डॉलर या फिर 156.80 बिलियन डॉलर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 156.80 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जो गुलजारी लाल नंदा है वो 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? गलत बात है, भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान है, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 की तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है?
यहाँ पे आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19 ई। ठीक है, 19 ई क्या कहता है? संघ बनाने का अधिकार, गलत बात। अनुच्छेद 19 बी, किसी पेश का अभियान करने का अधिकार, पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 बी भी आपका गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए क्या कहता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल 19 ए में आपकी क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 19 बी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 ए बोलने और अपने विचार जो है उनको व्यक्त करने की आजादी कौन सा आपको देता है? 19 का ए देता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 का ए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमें बताना है इनमें से जो कौन सी बात है वो गलत है। 4 पॉइंट आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें से गलत बात के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कौन नियुक्त करता है उनको? राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद दयंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही बात है। सी है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, जी हाँ राष्ट्रपति को ही देता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत। ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताना है कि राज्यपाल के लिए मिनिमम एज क्या रहने वाली है। ठीक है, कि राज्यपाल के लिए कम से कम आयु कितनी है। दूसरा, वोटिंग के लिए अगर आप किसी को वोट करने जा रहे हैं उसके लिए मिनिमम आयु कितनी है। दूसरा, अगर आप किसी ग्राम पंचायत या फिर किसी छोटे स्तर के जो चुनाव हैं उनमें इलेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी जो एज है वो कितनी है। और राष्ट्रपति के पद के लिए क्या एज है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये 4 बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कौन कौन सी इनकी एज लिमिट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का देश की सलाह पर द्वारा नियुक्ति किया जाता है, किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। 2 आपसे क्वेश्चन एक साथ पूछे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन है भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं, दूसरा किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनको सलाह कौन देते हैं? प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको फिर से 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट हो गई। ठीक है, तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे ये पूछा था कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, विदेशों की राजधानी को भी आपको एक बार पढ़ के जाना है। उनकी तो जरूर पढ़ना है, जो आपके पड़ोसी देश है उनकी तो आपको हमेशा पता रहनी चाहिए कि अफगानिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, चीन की, नेपाल की, भूटान की। आपके नीचे जो जल संधि है, पाक जल संधि, वो जो आपकी श्रीलंका है और भारत के उसके मध्य में है। ठीक है, इनकी जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट किसकी है। ठीक है, मैकमोहन किसकी है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए जो 33 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है, जो जॉर्डन है वो किसकी है। ऑप्शन नंबर डी आमान। ठीक है, इसकी वो राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक है, मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है। लियू, तोंगरोंग, क्यास या मेटिकल। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तोंगरोंग, तो ये किसकी है? मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक, चलिए एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो एशिया है
उसमें सब तीसरा जो कौन सा है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है। ठीक है, आपको पहला बताना है पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रेजेंट की स्थिति के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, इंडोनेशिया जो है वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो पहले पे आपको बताना है इंडिया है या फिर चीन है, और दूसरे पे बताना है कौन है। ठीक है, और फिर तीसरे पे आपको पता ही है कि इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन है इसके गुयान, ब्राजील, कोलंबिया या इक्वेडोर। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्राजील। ठीक है, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र के सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है, ब्राजील का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीप भारत से यहाँ क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नॉर्थ का भारत, साउथ का भारत, ईस्ट का भारत या वेस्ट का भारत, इस तरह से है या कुछ और मतलब है इसका, तो आपको बताना है प्रायद्वीप भारत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी नदी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसकी सबसे बड़ी नदी क्या महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है या फिर कावेरी है। ठीक, तो इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी गोदावरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपसे इसमें केवल इतना पूछ रहा है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 10 सितंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर को। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 10 दिसंबर को जो है आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 38 क्वेश्चन, ये सारे थे PYQ। ठीक है, 2018 के। ठीक है, तो ये लगभग आपकी आज की लास्ट क्लास थी, इसके बाद आपके एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारी पूरे चैनल की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो एग्जामिनेशन हो वो बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को करके आए और सिलेक्शन लें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी। धन्यवाद।